बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये मेरा ख्याल से एक आध या दो बंदे रह गए जो आए नहीं अभी तक, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारे आ गए। शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, ताकि हमारा टाइम का जो लॉस है वो हम उसको तेजी से कवर कर सकें। तो टाइम हमारे पास कम ही होता है। लास्ट क्लास में जो लोग आए थे, अगर याद हो तो हमने स्कोप और इम्पोर्टेंस का तस्करा किया है। सही है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी और इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सही है, आज हम थोड़ा सा बुक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे प्रोफेसर यूसुफ रहमानी की, और उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उनको हमें कैसे कवर अप करना है। सही है, और उसमें हमें क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सही, तो उसको आप ज़रा देखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास मैं आपके पास एक स्लाइड शो करने जा रहा हूँ। ये सबको नज़र आ रही स्लाइड? अच्छा बेटा, यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले जो बात डिस्कस करने की है वो ये कि आपके सामने एक बुक नज़र आ रही है। ये जो बुक आपको नज़र आ रही है ये है प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब की। सही है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कई बार पूछा कि सर बुक कौन सी। आज मुझे एक बाजी ने पिक्चर भी भेजी, तो मैंने कहा कि मैं खुद ही दिखा देता हूँ। ये प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब की बुक है। तो इसका नाम कमर्शियल ज्योग्राफी ही है, और इसमें एक ख़ास बात जो यहाँ पर है वो ये कि यहाँ पर लिखा है रिवाइज्ड एडिशन। सही है, तो आप मार्केट से रिवाइज्ड एडिशन वाली बुक लीजिएगा। सही है, वैसे तो ये भी रिवाइज एडिशन भी पुराना हो गया, लेकिन आप मार्केट से यही एडिशन बाय करिएगा, क्योंकि एक मार्केट में पुराना एडिशन भी मिलता है इसका। वो पुराना एडिशन इससे ज्यादा पुराना हो जाएगा तो फायदा नहीं है। रिवाइज एडिशन वाली बुक लेंगे। बुक सबको नजर आ गई कैसी बुक है? सही, ये बुक चाहिए। सही, आपको स्टडी करने की। आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बेसिकली इसी के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड डिस्कशन है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ ऐसी है जो हमें इसके अंदर मजीद डिस्कस करनी है। सही है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने पढ़ रहे थे। सही है, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर ओरिजिन का तस्करा है, और ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर याद हो, कुछ पढ़ा था हमने? कुछ याद आ रहा है? एराथोस्थेनेस के बारे में, फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सही, इसी तरह हमने मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर याद हो। याद आ रहा है कुछ? ज्योग्राफी और ग्राफिन। अच्छा, यहाँ पर फिर ये मजीद और मॉडर्न ज्योग्राफी की वो पीरियड्स हैं कि मॉडर्न ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं। हमने मॉडर्न ज्योग्राफी का भी तस्करा हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर तस्करा किया था कि 19वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। पीरियड्स दिए, रिटर और स्काउट्स का हमने तस्करा किया था, अगर याद हो। सही है, हम्बलेट का भी यहाँ पे तस्करा मौजूद है। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी क्या है, यूसुफ रहमानी साहब की अपनी दी हुई भी डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। सही कि इनकी अपनी डेफिनेशन जो है वो क्या है यूसुफ रहमानी साहब की। सही, तो आज हम बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये। अच्छा, ये स्क्रीन सबको वाज़ेह नजर आ रही है बेटा? ये स्क्रीन सबको वाज़ेह नजर यस सर। पढ़ने में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? बेटा पढ़ने में आ रहा है? यस सर।
बस सही है। अच्छा देखें यहाँ पर जो डेफिनेशन है, अच्छा देखो बेसिकली एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारे पास जो है वो हम जब बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास जो है वो यूसुफ रहमानी साहब की बुक से एमसीक्यूज बनते हैं, तो या किसी और बुक से भी बन सकते हैं एमसीक्यूज, तो हमें यही पढ़ना होता है कि हमारे पास क्या चीज़ कैसे लिखी है। अगर देखो यहाँ पर यूसुफ रहमानी साहब की डेफिनेशन जो लिखी है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये तुम्हें नजर आ रही है लिखी हुई, यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है, और ये 2012 में प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब ने डेफिनेशन लिखी थी। सही, यूसुफ रहमानी साहब की अपनी लिखी हुई डेफिनेशन है 2012 में। क्या है डेफिनेशन? ज्योग्राफी के हवाले से। सही, ये किसकी डेफिनेशन है? ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। ज्योग्राफी को वाजे किया उन्होंने इसके अंदर। कह रहा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन अर्थ, characteristics of the earth's surface, relationship and their interaction and influence to each other। क्या मतलब? कह रहे हैं हम इसके अंदर स्टडी करते हैं ह्यूमन अर्थ की। सही, यानी ये जो जमीन है ये इंसानों के अर्थ से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है इंसान इसके ऊपर रहता है तो इंसान की है ये जमीन। सही, और इनका आपस में ताल्लुक कैसा है। सही है, जमीन का, जमीन की जो फिजिकल चीजें हैं सही, या इंसान जो है सही, इनका आपस में ताल्लुक कैसा है, इनकी इंटरेक्शन कैसी है सही, और ये किस हद तक एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हो पाते हैं सही। अब असरअंदाज होने की बात करूं अगर मैं, तो देखो समंदर है अगर सही है, तो इंसान समंदर को क्रॉस तो कर सकता है आसानी से, लेकिन समंदर का रुख चेंज नहीं कर सकता। सही है, समंदर का रुख आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर की जो हवाओं की डायरेक्शन है आप उसको चेंज कर दें, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये पॉसिबल जरूर है कि इंसान खुदाई करे, इंसान जो है वो आर्टिफिशियल एक जो है वो समंदरी रास्ता बना दे, सही, खुदाई करके खुशकी के किसी रास्ते को काट के समंदर से कनेक्ट कर दे और समंदर पानी उसमें छोड़ दे, ये पॉसिबल है सही है, लेकिन इंसान पूरे तौर पर उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इन्फ्लुएंस जो है वो इंसान का किसी हद तक है चीजों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी का तस्करा है। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, अगर तुम लोगों को याद हो सही। यहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी की भी डेफिनेशन लिखी है। याद है हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा था? हमने कहा था ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली क्या है, वो कॉम्बिनेशन है सही है। हमने कहा था ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एनवायरमेंट ज्योग्राफी जो है वो कंबाइन करता है फिजिकल ज्योग्राफी को और ह्यूमन ज्योग्राफी को सही। तो हमारे पास क्या बनता है? एनवायरमेंट जो है वो बनता है हमारे पास। अब अगर देखो यहाँ से ये, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये छोटी सी डेफिनेशन बन रही है सही एनवायरमेंट ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट ज्योग्राफी क्या होती है सही। ये वो चीजें बेटा जो आपके पास, अगर मैं कहूँ कि आपके पास बज़ाहिर आपको हो सकता है नोट्स में भी नजर ना आए, लेकिन आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी चाहे कि डेफिनेशन क्या है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी चाहे बुक के अंदर से देखिए कि डेफिनेशन हमारे पास क्या मौजूद है। इसी तरह ये रीजनल ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो तो एक बॉक्स बना हुआ है जिसको हम कहते हैं मोर टू नो। मोर टू नो मतलब आपके पास इजाफी नॉलेज के लिए है। ये आपके पास क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट, ordinary and rational descriptions and interaction of the variables characteristics of the surface of the earth as home of man। अब ये रिचर्ड साहब की एक डेफिनेशन लिखी है बेसिकली 1899 से लेकर 92 के दरमियान की डेफिनेशन है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जमीन की स्टडी कर रहे हैं और जमीन की जो इंसानी बिहेवियर है, इंसान से रिलेटेड होम है ये इंसानों का, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि ये वेरिएबल है, यानी ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वेरी होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, तो एक जैसी नहीं रहती। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए दूं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो पहले कभी वीरान होती थी, तो यानी वहां पर कुछ भी नहीं था, जंगल था, बयाबान था, सहरा था, लेकिन आज वहां पर आप देखते हैं कि आज वहां पर कोई शहर आबाद हो चुका है, आज वो जदीद जगह मौजूद है। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जाम्पल समझाने के लिए दूं, आज से कुछ 50 साल पहले की अगर हम बात करें, 40-50 साल पहले की अगर हम बात करें पाकिस्तान बनने के बाद की, तो कराची शहर जो है वो गुरु मंदिर तक था। मुझे नहीं पता तुम में से किसने गुरु मंदिर देखा या नहीं देखा। मज़ार कायद देखा होगा तुम लोगों ने शायद, तो कायदा के मज़ार के करीब गुरु मंदिर का एक स्टॉप मौजूद है, वहां तक कराची शहर की बाउंड्री मौजूद थी, यानी कराची शहर जो है उसमें आबादी जो है वो वहां तक थी। लेकिन आज अगर हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वाटर पंप पर, चाहिए जहाँ पर कोचिंग बना हुआ है, ये किसी जमाने में जंगल था, लेकिन आज क्या ये शहर का हिस्सा है। आप इसको कराची शहर का सेंट्रल एरिया कहते हैं कि कराची शहर का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एरिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल हो गया, चेंज हुआ वक्त के साथ। सही, इसी तरह आज कराची शहर बढ़ते बढ़ते टूल प्लाजा तक पहुंच चुका है,
कहना चाहिए। उससे भी आगे का एरिया मैं कहूँगा, आप बहरिया टाउन को भी कराची शहर के अंदर काउंट कर रहे होते हैं। तो ये क्या हुआ, चीजें वेरी कर रही हैं। तो फिर आगे क्या कहता है, इन अ वर्ल्ड ज्योग्राफी इज अ साइंस। ज्योग्राफी क्या है, साइंस है, अ थिंग नॉट ऑफ मेयर नेम बट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड रीजंस ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई साइंस है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सिर्फ नाम नहीं देते आप यहाँ पे, और मुख्तलिफ चीज़ों के रीजंस का तस्करा करते हैं, आप उनके कॉजेस बताते हैं, आप उनके इफेक्ट्स बताते हैं कि अगर ये ऐसी चीज़ हो रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असरात डेवलप होंगे। ये पीडीएम शख्स की जो है वो डेफिनेशन है। फिर आखिरी अगर आप देखें तो कह रहे हैं द स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस टुगेदर with their spatial distribution and interrelation as the environment of man। अब ये environment से related एक definition आ गई हमारे पास कि क्या है कि हमारे पास हम जमीन के फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं, सही है, और इनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की, जाती है हर जगह पर एक जैसा नहीं है, कहीं पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जमीन की और कहीं पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मट्टी एक जैसी नहीं है, सरफेस एक जैसी नहीं है हमारे पास, तो वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से मुख्तलिफ एनवायरनमेंट हमारे पास बनता है। यानी अगर तुम रेगिस्तान में चले जाओगे तो रेगिस्तान की जो मट्टी है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की है, सही है, वहां पर जब सूरज निकलता है तो गर्मी शदीद होती है, सही। इसी तरह अगर तुम किसी बर्फानी एरिया में जाओगे जहाँ पे बर्फ मौजूद है तो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और होगी, सही, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और होगा, सही, जबकि सूरज वहां भी निकला हुआ होगा लेकिन वहाँ का आपको माहौल में, आपको एनवायरनमेंट में डिफरेंस नजर आएगा। तो ये हमें मोर टू नो के अंदर हमें नजर आता है। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये बुक का चैप्टर 1 का पहला पेज था हमारे पास। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस चीज से रिलेटेड क्या है। ये किसी का शायद कुलसूम का माइक ऑन है, कुलसूम माइक ऑफ कर लो ताकि तुम्हारे जो बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं वो बंद। हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं बेटा, सही है, अलग से यूसुफ रहमानी साहब ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी को वादे किया। मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था डेफिनेशन से रिलेटेड, डिफरेंस से रिलेटेड। बेसिकली आज कराने का ये मकसद यही है कि आप ये समझ सकें। पहले मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। मैंने वो जो डेफिनेशंस पढ़ाई थी वो दोनों एक साथ पढ़ाई थी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी की। यहाँ क्या लिखा है मैं जरा पढ़ रहा हूँ ताकि तुम समझ सको। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में क्या कहते हैं, कह रहे हैं ये ब्रांच है ज्योग्राफी की। किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी ब्रांच है ज्योग्राफी की, जिसका ताल्लुक किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, कि इंसानों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तस्करा करते हैं। कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैज टेक टू मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैटर। कह रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स मौजूद हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इसके अंदर अर्बन फॉर्म्स की बात करते हैं। अर्बन फॉर्म्स का मतलब है शहरी इलाकों में जो तरक्की हो रही है, सही। फिर हम इसके अंदर रिलेशनशिप पढ़ते हैं इन्वायरमेंट का और इकोनॉमी का, सही, कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का आपस में कैसा ताल्लुक मौजूद है। तो ये हमें इसका एक वास्ट सब्जेक्ट नजर आता है। कह रहे फिर आगे कहता है वी कैन से दैट इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द स्पेशल एनालाइजिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब? कह रहे हैं हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर क्या कर रहे हैं, बुनियादी उसूलों का तस्करा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कहीं पर हम रिसोर्सेज ज्यादा लगा रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं या रिसोर्सेज को तकसीम कर रहे हैं, तो किस तरह रिसोर्सेज को तकसीम किया जा रहा है, किन बुनियादों पर रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट के पास बजट अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट अगर बजट अनाउंस करती है तो उसकी एलोकेशन करती है कि भाई हम फला चीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च करेंगे, कराची के लिए इतना बजट होगा या फला एरिया के लिए इतना बजट होगा। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कोई ना कोई रीजन है, चाहे कि क्यों एलोकेट किया गया है वो बजट वहां पर। तरक्याती काम के लिए कराची में कितना होगा, चाहे या किसी और एरिया में कोयटा में, लाहौर में कितना होगा, सही। तो ये सारी चीजें और उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस, जब हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, डैम बना रहे हैं तो उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, सही। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। आगे देखो तो वो कहता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज अ मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। कह रहे हैं भाई ये ह्यूमन ज्योग्राफी की एक मेन ब्रांच है विच डील विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसके अंदर हम इसके अंदर क्या तस्करा कर रहे हैं? इकोनॉमिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोग फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ के आओ, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जल्दी से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? एमन, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? उमना, हबीबा बाजी जी, उमना। सर ह्यूमन से रिलेटेड होती है। क्या होती है?
उमना में आपकी बात समझ नहीं पाया, दोबारा रिपीट करें। ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? सारी। सारी, अच्छा। आपने सही बताया, गलत बताया, इसका भी हम आगे तस्करा करते हैं। जी हबीबा। सर पैसों से रिलेटेड एक्टिविटीज, हम लोग कुछ चीज खरीदते हैं अच्छा, पैसों से रिलेटेड खरीद। मोइस, अब्दुल मोइस, मोइस भाई, मोइस, मोइस जी अपना कैमरा खोल के बैठा करो ताकि पता चले मुझे तुम मौजूद हो या गायब हो गए। नहीं ना, शक होता तुम पे, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे होते। सर। हाँ, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ट्रांसपोर्टेशन, है? ट्रेड, आवाज नहीं आई दोबारा। ट्रेड। ट्रेड, अच्छा। और कोई? कुलसूम। सर वो सारे काम जो हुकूमत आवाम के लिए करती है। हुकूमत आवाम के लिए करती है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अच्छा, हुकूमत जो है वो आवाम को जो है वो पैसे दे रही है अभी मुख्तलिफ उसके, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है डोनेशंस के नाम पे? अच्छा चलो इसका आगे तस्करा करते हैं, आगे आगे बात करते हैं इसकी। और कोई? सर आप बता देना। मैं बता दूं, मैं तो बता दूंगा बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसा कमाने की बात की जाए, तो इंसान का कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर वो पैसे कमा रहा हो, पैसे की अर्निंग हो, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। सही है? यानी जिसमें आप मुनाफा, कोई भी ऐसा काम जो मुनाफा कमाने की गर्ज से किया जाए, सही, उसको आप क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ उस वक्त, सही, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी एक मकसद जो है वो अर्निंग का है। सही, तो अगर अर्निंग का है तो ये मेरी एक्टिविटी कैसी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। सही, अगर कोई शख्स जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाकर, समोसे बनाकर बेच रहा है, कोई बंदा चाय बेच रहा है, चाहे कोई बंदा जो है वो लोगों को गाड़ी में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, चाहे जिसके नतीजे में उसको पैसे मिलेंगे, तो ये सारी की सारी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तुम्हारे अब्बू कहीं पर जॉब कर रहे हैं किसी जगह पर, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो वो कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो मुनाफा कमाने की गर्ज से की जाती है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कमर्शियल ज्योग्राफी क्या कहती है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हें एक डेफिनेशन लिखवाई थी। मैंने कहा था इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द ज्योग्राफिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉमर्स। सही, यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ इकोनॉमिक की जगह पर क्या लग गया है? कमर्शियल लग गया। पूरी डेफिनेशन वही है। ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है? ये है जीडी चशलम साहब, उनकी दी हुई ये डेफिनेशन है। सही है, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा। फिर हमारे पास एक किताब है इंसाइक्लोपीडिया, नाम सुना है? इंसाइक्लोपीडिया की वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया की एक किताब ब्रिटानिया से रिलेटेड जो किताब है, उस किताब में ज्योग्राफिया की, कमर्शियल ज्योग्राफिया की डेफिनेशन लिखी है। कहते हैं कमर्शियल ज्योग्राफिया डील्स विद द प्रोडक्शन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आप एक्सचेंज की बात करते हैं, और यूजेस ऑफ कमोडिटीज की बात करते हैं कि अशिया की, कमोडिटीज की जो है वो आप रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर आप अगर देखें तो आपके पास एक है सर ड्यूरी स्टैम्प, इनकी एक डेफिनेशन है। वो कहते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है विच मेक्स द ट्रेडर अवेयर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्रेडर को अवेयर करता है, ताजिर को अवेयर करता है। किस हवाले से? प्लेसेस के हवाले से, कि कहाँ पर सरप्लस प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो होती हैं, कहाँ पर सरप्लस प्रोडक्ट। सरप्लस प्रोडक्ट का मतलब ये कि बल्क में प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, और कब वो मार्केट लाई जाती है, कब वो प्रोडक्ट मार्केट लाते हैं, और कौन सी कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट आप उसके लिए यूज करेंगे। सही, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट का मतलब कौन सी प्रोडक्ट किस ट्रांसपोर्ट के जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। सही है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें याद हो, ये सारी चीजें वही हैं जो हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अल्फाज चेंज है।
अल्फाज चेंज है और एक नई डेफिनेशन के तौर पे हमें सामने आ रही है। अगर तुम्हें याद हो, हमने कहा था कि हम कमर्शियल ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्टेशन का तस्करा करते हैं, हम प्रोडक्शन का तस्करा करते हैं, हम ताजरों का तस्करा करते हैं, हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, क्यों कम होती है, कब वो मार्केट लाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन की सूरत में तुम्हें नजर आ रही कि भाई फला शख्स ने कमर्शियल ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है। एक और इंडियन हमारे पास राइटर हैं खन्ना एंड गुप्ता। खन्ना एंड गुप्ता साहब जो हैं ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है नॉलेज, सही है, किसके हवाले से, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज के हवाले से, सही है, कि डिफरेंट एरियाज के लोग, जो डिफरेंट एरियाज के लोग हैं, डिफरेंट रीजन्स के लोग या डिफरेंट कंट्रीज के लोग, उनकी कैसी एक्टिविटीज है, सही, वो किस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सही, वो किस तरह काम करते हैं। तो हम इसके अंदर ये देखते हैं, यानी हर जगह के लोग एक जैसी एक्टिविटीज नहीं करते ना। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल को समझाने के लिए, कराची शहर में जो लोग रह रहे हैं, वो समंदर से रिलेटेड अपनी ट्रेड कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, समंदर से रिलेटेड ट्रेड भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे मछलियां भी पकड़ के शिकार कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन लाहौर में रहने वाला जो है वो ये काम नहीं कर सकता। लाहौर में रहने वाला जो है वो ट्रेड जो है वो समंदर के रास्ते नहीं कर सकता, उसको कराची आना पड़ेगा तभी वो ये काम कर सकता है, सही है। इसी तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ एरियाज हैं, उनमें एक जैसी एक्टिविटीज़ नहीं है, उनके एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। जैसे अगर मैं कहूँ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हाईएस्ट प्लेस है पीक के हिसाब से, जहाँ पर आबादी मौजूद है, इवन कि दुनिया के हाईएस्ट प्लेसेस में शुमार किया जाता है जहाँ पर आबादी मौजूद है। तो वहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो वहाँ की जो है वहाँ की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन बदल जाता है। तो वहाँ के लोग उम्मन खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जब सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, तो वो लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते और वहाँ से मूव कर जाते हैं वक्ती तौर पर। तो ये क्या हुआ, एक्टिविटी चेंज होती हुई हमें नजर आती है, सही है। अच्छा, फिर अगर देखो तो यहाँ पर यूसुफ रहमानी साहब ने अपनी एक और डेफिनेशन दी और ये 2017 के अंदर उन्होंने डेफिनेशन लिखी है। वो कहते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लोकेशन। ये क्या है, लोकेशन की स्टडी है। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कहते हैं आप चीज़ों के परचेज करने के ऑर्डर से रिलेटेड। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, सही है, एंड सर्विसेज गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। क्या मतलब कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास, हमें अगर मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो उनको मैक्सिमम कैसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कुदरती रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कल्चरल रिसोर्सेज हैं हमारी, चाहे वो हमारी सर्विसेज हैं, उनको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें कि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल कर सकें। कौन सी चीज़ का हमें कब ऑर्डर करना है, कौन सी चीज़ हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी हमारे पास उसकी कीमत कम है, सही, और उसको हम बेच कर दुनिया में मुनाफा कमा सकते हैं, हम अर्निंग बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, सही। ये अब्दुल मोइस का मेरा ख्याल से माइक शोर मचा रहा है, अनिल भाई अपना माइक म्यूट कर लो। या आमना का, मेरे घोड़े टिक टिक। क्या कह रही हो आमना? आमना आपकी आवाज नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रही थी, दोबारा रिपीट करें। आमना इदरीस, चल मेरे घोड़े। बाजी क्या कह रही हो? आमना क्या कह रही है, आपकी बात समझ में नहीं आई मुझे। आमना इदरीस, बेटा रिपीट करेंगी, कुछ कह रही थी? चक धूम धूम। मेरा ख्याल से आमना बाजी को तफरियां सूझ रही, या तो ये, अच्छा देखें हमारे पास जो है वो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंस का तस्करा जो मैंने आपको जो है वो होमवर्क में दिया था, सही, और मैंने आपको जो है वो ये कहा था कि आप जो है वो ये काम करेंगे, सही है। और मैंने कहा था कि डिफरेंस की अगर हम बात करें, सही है, तो डिफरेंस की अगर हम बात करें बेटा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी में डिफरेंस कैसा है, तो अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी में लिटिल डिफरेंस है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सही। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है उसको सेम कहते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो उसको अलग तस्वुर करते हैं, सही। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी में बहुत ही छोटा कम डिफरेंस है, रेट डिफरेंस। कह रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो पार्ट एंड पार्सल है,
यानी कमर्शियल ज्योग्राफी जो है वो हिस्सा है किसका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है क्या चीज, कमर्शियल ज्योग्राफी। सही, यानी कमर्शियल ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब थोड़ा सा ग्रो करता है तो वो इकोनॉमिक जो कमर्शियल ज्योग्राफी में कन्वर्ट हो जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है क्या, कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। हम इसके अंदर फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करते हैं, चाहे कि कैसी हैं, सही, और प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सही, कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसी हो रही है और उसका आउटपुट कैसा है एट एनी लेवल। क्या मतलब, हम ये कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो कमर्शियल ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सही है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसमें हम बात कर रहे हैं फिजिकल फैक्टर्स की, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, चाहे गुड्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि वो मार्केट में दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, चाहे एट, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ देयर आउटपुट एट एनी लेवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटपुट जो है वो किसी भी लेवल का हो। किसी भी लेवल का मतलब ये है कि आउटपुट ज्यादा भी हो सकता है और आउटपुट कम भी हो सकता है। सही, आउटपुट अगर हम ज्यादा की बात करते हैं तो अगर हम ज्यादा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो ज्यादा कैसा है और आउटपुट कम कैसा है। सही, आउटपुट ज्यादा की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, सही है, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल, कुछ लोग जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कुछ लोग जो है वो कम प्रोडक्शन करते हैं हमारे पास। सही है, यानी ज्यादा और कम से मुराद ये है कि बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास बेकरी वाला है तो बेकरी वाले की प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट, उसकी प्रोडक्शन कम है, तो वो सिर्फ अपनी मार्केट को, अपने इलाके को जो है वो कवर अप करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम जाते हैं बल्क की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बैंक्स की ट्रांजेक्शन है तो बल्क में हो रही है, हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है तो वो बल्क में हो रहा है। हमारे पास कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बल्क में प्रोडक्शन करती हैं, जिनकी एक रीजन से दूसरे रीजन में प्रोडक्शन हो रही है, तो वो लार्ज लेवल की प्रोडक्शन कराती है। चाहे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जो है वो किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो बल्क में हो रही हो, चाहे वो स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है, वो सब की सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में शुमार की जाती है। जबकि आगे अगर देखो तो कहता है वायर ऑन अदर हैंड, जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी की बात करते हैं, वी स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज एट लार्ज स्केल। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल की बात करते हैं। जी, ज़ारा कुछ कहना चाह रही है, ज़ारा अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या हाल है? ज़ारा कुछ कहना चाह रही क्या है? हाल है सर? बस अल्लाह हाफिज। ये कोई तफरी करने का किसी को मूड था मेरा ख्याल से। चलो, हमारे पास जो है वो लार्ज स्केल, सही है, कि हमारे पास जो है वो लार्ज स्केल में जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रही है इसकी। सही, तो हम ये कहते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर स्मॉल स्केल की बात नहीं होती। यानी देखो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये कह रही थी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर किसी भी स्केल की प्रोडक्शन हो रही है, किसी भी लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में काउंट करते हैं। लेकिन कमर्शियल ज्योग्राफी कहती है नहीं जनाब, सिर्फ लार्ज स्केल की बात करेंगे, बल्क की प्रोडक्शन की बात करेंगे। आगे क्या कहता है, विच इन्फ्लुएंस अ रीजन, ऐसी प्रोडक्शन हो जो एक रीजन से दूसरे रीजन में हो या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो। कह रहे हैं कमर्शियल ज्योग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का एक हिस्सा है जिसका ताल्लुक किससे है, प्रोडक्शन से है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल से है, सही, एग्रीकल्चर आउटपुट से है और फिनिश गुड्स से रिलेटेड है अमंग द रीजन्स। यानी वो चीजें, वो प्रोडक्शन, वो रॉ मटेरियल या वो गुड्स जो एक रीजन से दूसरे रीजन सप्लाई की जाती है, सही, स्मॉल स्केल में नहीं, बल्क स्केल में जिनकी हम बात कर रहे होते हैं। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे जाएं तो हमारे पास अब डिफरेंस देखो, कुछ पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं। ये पॉइंट्स है हमारे पास कुछ कमर्शियल ज्योग्राफी से रिलेटेड, कमर्शियल ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट अगर देखो डिफरेंस का क्या नजर आ रहा है, एट अ लार्ज स्केल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी में क्या फर्क है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसी भी स्केल पर हो सकती है, किसी भी लेवल पर हो सकती है, जबकि ये लार्ज स्केल में बात करते हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी में हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या अदर चीजों से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हो, बल्क में हो रहे हो। सही, फिर प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं रॉ मटेरियल की। सही है, अवर द अर्थ सरफेस, यानी एक अर्थ सरफेस की मुराद ये कि हम एक रीजन से दूसरे रीजन की बात करें तो हम अर्थ सरफेस की, एक इलाके, कंट्री दूसरे कंट्री की बात की जा रही है यहाँ पे। जबकि आउटपुट इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वो छोटे लेवल पर भी हो सकता है, वो बल्क में भी हो सकता है।
डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम सप्लाई ऑफ फिनिश गुड की बात करते हैं, सेमी फिनिश गुड की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। आगे हम देखो तो वो कहता है इसका रिलेशनशिप जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है, सही है, ज्योग्राफी का, सही है। फिर इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी कंडीशन ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज, हम ये देखते हैं कि इसका असर जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन का, उसका हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर कैसा असर पड़ता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कमर्शियल ज्योग्राफी को मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी के डिफरेंस से वाजे करने की कोशिश करता हूँ। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी लेवल पर हो सकती है और कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो लार्ज स्केल पर होती है, सही है। यहाँ पर अगर देखो तो ये हमारा एक चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हमारे पास जो है वो ये डिफरेंस हमें नजर आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। 5 डिफरेंसेस हैं जो हमें नजर आते हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विश है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के अंदर 5 डिफरेंसेस को कवर किया गया। पहला डिफरेंस, कमर्शियल ज्योग्राफी या कमर्शियल एक्टिविटी जो है, सही है, कमर्शियल एक्टिविटी, सही, कमर्शियल ज्योग्राफी में क्या हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जबकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तस्करा करें। कमर्शियल एक्टिविटीज वो होती हैं जो लार्ज स्केल पर होती हैं, बल्क में जिनकी हम बात करते हैं, सही है, बड़े लेवल पर, सही, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्मॉल लेवल पर होती है, सही है, या लार्ज स्मॉल किसी भी लेवल पर हो सकती है, वो लार्ज या स्मॉल दोनों हो सकती है, सही। जबकि कमर्शियल एक्टिविटीज वो होती हैं जो सिर्फ लार्ज पर होती हैं, सही। कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर एक रीजन से दूसरे रीजन की बात की जाती है, सही, और ये मास लेवल पर होती है, यानी एक ही बात है, लार्ज रिप्रोडक्शन, या हम ये कहते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर। दूसरी अगर हम देखें तो इसके अंदर वो कहता है हम इस एक्टिविटीज के अंदर हम जो है वो इम्पैक्ट की बात करते हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका इम्पैक्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का चेंज हो जाना, यानी जो भी बंदा ये काम परफॉर्म करेगा उसका जो एक्टिविटी है, सही, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो जाएगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये कि उसका रहन सहन, उसका जो है वो तरीकेकार जो है वो चेंज हो जाएगा, वो आपको चेंज होता हुआ नजर आए। जैसे अगर कोई शख्स बैंकिंग सेक्टर में चला जाता है तो बैंकिंग सेक्टर एक रीजन से दूसरे रीजन में भी काम कर रहा है, बल्क में ट्रांजैक्शन हो रही है उनकी, सही, और आप जो बंदा वहां पर जाकर काम करना शुरू करेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चेंज होता हुआ नजर आता है। इसी तरह अगर वो मीडिया इंडस्ट्री की तरफ चला जाएगा, सही है, तो भी आपको उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता हुआ नजर आता है, सही है। That's why the activity individual or small level are not included in commercial activity। यार कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर स्मॉल लेवल की एक्टिविटीज को आप शुमार नहीं करते। अच्छा, फिर क्या कहता है, ये लीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसी एक्टिविटी को कहते हैं जो लीगल एक्टिविटी है, सही, जो इलीगल एक्टिविटी है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहते। अच्छा देखो, होता क्या है कि जब हम स्टार्ट में काम शुरू करते हैं तो छोटे पैमाने पर होता है और बढ़ते बढ़ते वो बल्क में कन्वर्ट हो जाता है, सही। तो हर एक कमर्शियल एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल नहीं होती, क्योंकि वो हो सकता है छोटे पैमाने पर। अगर वो छोटे पैमाने पे हो रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन अगर वो बल्क में हो रही है, एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रही है, तो वो इकोनॉमिक तो है, लेकिन वो साथ में क्या हो गई, वो कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर वो कहता है इसके जो है वो मेंटेन करने के लिए इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको मॉनिटर करे, इस इदारे को मॉनिटर करे। पहली चीज, कमर्शियल एक्टिविटी वो होगी जो लार्ज स्केल पर होगी। दूसरी बात, एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रही होगी। तीसरी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, सही, यानी आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का चेंज होता हुआ नजर आएगा, सही। फिर कोई ना कोई उसको मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो उसको क्या कर रही, मॉनिटर करेगी, सही है। वो प्रोडक्ट बल्क में हो रही होगी, सही, एक रीजन से दूसरे रीजन में, तो ये हमें नजर आता है। कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी का मतलब अगर मैं कहूँ जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स को मॉनिटर करने के लिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, जो उसको मॉनिटर कर रहा है, सही। इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है हमारे पास, उसके लिए इदारे मौजूद हैं जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास मीडिया है, मीडिया को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक इदारा है जिसको हम पैमरा कहते हैं, सही, जो उसको मॉनिटर कर रहा है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। इसी तरह पेट्रोल या ऑयल के प्राइसेस से रिलेटेड हमारे पास एक इदारा है ओगरा, जो उसको मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है कि भाई प्राइसेस हमारे पास क्या होने चाहिए। तो हमारे पास मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ अथॉरिटीज हैं जो चीजों को मॉनिटर करती हैं, सही है। एक बात लार्ज स्केल पर होगी, सही, बल्क में प्रोडक्शन हो रही होगी, सही, लार्ज स्केल का मतलब बल्क में प्रोडक्शन हो रही होगी। दूसरी बात, एक रीजन से दूसरे रीजन में होगी। तीसरी बात, उसमें बहुत सारे लोग उससे, उस पेशे से वाबस्ता होंगे हमारे पास, सही है, बहुत सारे लोग उस पेशे से वाबस्ता होंगे। चौथी बात, लोगों का जो पेशे से वाबस्ता होंगे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, और वो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी उसको मॉनिटर करेगी, सही। 5 बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात,
लार्ज स्केल पर होगी, बल्क में प्रोडक्शन होगी। दूसरी बात, एक रीजन से दूसरे रीजन में होगी। तीसरी बात, बहुत सारे लोग उस पेशे से वाबस्ता होंगे। और चौथी बात, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, यानी जिस रीजन के जो इलाके के लोग हैं वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो पांचवी बात, वो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बेटा इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ अक्सर समझाने के लिए, कि देखो अगर मैं कहूँ बिलफर्ज अभी तुम्हारे घर के बाहर या कोचिंग के बाहर सही फौज की गाड़ियां हैं, फौजी गाड़ियां हमारे पास, फौजी लोग आए, चाहे जीप्स में लोग आए आपके पास, तो जो भी देखेगा वो ये कहेगा फौजी आ गए, सही। लेकिन उन फौजियों में से कोई बंदा जीप में से उतर कर वो अंदर आता है, कोचिंग के अंदर आता है, और आप उसको पहचानते हैं, सही, उसके जो बैजेस लगे हुए आप उनको पहचानते हैं, तो आप कहेंगे यार ये तो ब्रिगेडियर साहब हैं, या ये मेजर साहब हैं, ये कर्नल साहब हैं, जिन फला साहब हैं जिनकी जो है, या ये कैप्टन साहब हैं जो आए हैं, सही, मिलने के लिए आए थे या किसी काम के लिए आए थे, सही है। तो क्या हुआ, आपने बैजेस से पहचाना। लेकिन वो जो ब्रिगेडियर है, वो जो मेजर है, वो बेसिकली फौजी भी है, लेकिन हर फौजी ब्रिगेडियर नहीं है, हर फौजी, हर मेजर जो है वो ब्रिगेडियर नहीं है। लेकिन हर ब्रिगेडियर, हर मेजर, हर कर्नल, हर कैप्टन क्या है, हर लेफ्टिनेंट फौजी जरूर है, तो आप उसके लिए ये नहीं, अगर आप उसका रैंक नहीं पहचानते तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ये फौजी है, सही है। लेकिन हर फौजी, हर जो है वो ब्रिगेडियर नहीं होता। बात समझे क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके कुछ बैजेस लग जाते हैं। सेम इसी तरह हर एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन उसके अंदर अगर ये 5 बैजेस लग जाएं, ये जो 5 आपको कमर्शियल एक्टिविटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये 5 बैजेस लग जाएं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, सही। यानी हर कमर्शियल एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन हर इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको, सही है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे रोकेंगे, सही, और क्योंकि टाइम भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। कोई चीज समझ में ना आई है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आज बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों को जितने लोग अभी लाइव मेरे साथ सेशन में मौजूद हैं, हमारी आईडी यही रहेगी, लेकिन हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जो आपको नया पासवर्ड मिलेगा जब आप आईडी पे लिंक करेंगे, तो आपको एक नया पासवर्ड मिलेगा, आप उस नए पासवर्ड से कनेक्टेड होंगे, टाइमिंग यही रहेंगे, लेकिन पासवर्ड आपके पास नया आ जाएगा। और पासवर्ड क्या है मैं अभी से बता रहा हूँ, वो जो पासवर्ड आपने अभी डाला था 123 और 123 करके, इस पासवर्ड को रिवर्स में लिखेंगे। अब रिवर्स का मतलब पलट के लिखेंगे, पलटने से मुराद ये कि आप पासवर्ड लिखेंगे 321 321, सही है। ये पासवर्ड क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके सामने है कि एक बाजी ने जो है वो उनको पासवर्ड मिल गया होगा, वो क्लास की नहीं थी, लेकिन उनको शायद घर में बैठे बैठे कोई तफरी का ख्याल आया होगा, छोटा सा हम तफरी करते, शक्ल तो नजर नहीं आ रही कि कौन है, सही। तो नाम बदल के वो पहले एक बार आई, फिर दोबारा आई, सही, और उन्होंने अपनी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की हमें कोशिश की, हमारी क्लास को, हमारे लेक्चर को डिस्टर्ब किया, सही। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पासवर्ड को अब चेंज कर दूंगा। नया पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, पासवर्ड क्या है 321 321, यानी पहले जो पासवर्ड था उसको पलट के लिखेंगे, सही है। आपके पास और आपके पास लिंक का अगर मेरा मैसेज नहीं भी आता, इनकेस आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता, तब भी आपको टाइमिंग पता है मेरी क्लास की कि बुध और जुमरात को मेरी क्लास होगी, तो सेम टाइमिंग पे आप जो है वो लॉग इन हो जाया करें, सही। चाहे आपके पास आए ना आए, आईडी मेरी सेम है, सही। आईडी जो है मीटिंग आईडी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ वही आईडी यूज कर रहा हूँ बार बार, और पासवर्ड, सही। पासवर्ड क्यों चेंज किया है मैंने आपको बता दिया, सही। कोई सवाल है तो जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया है, सही, लेक्चर खत्म होने में। कोई सवाल है, कोई सवाल नहीं है बेटा, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर वाहिद हमारे पास एक टॉपिक है जो हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और ये चैप्टर खत्म है। और वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो चैप्टर नंबर 2 में भी है, हम उसको एक ही बार पढ़ेंगे, हम उसको 2 बार नहीं पढ़ेंगे। यानी वो टॉपिक ऐसा है, वो चैप्टर 1 का भी हिस्सा है और वो चैप्टर 2 में भी सेम क्वेश्चन मौजूद है, तो हम उसको एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। कोई बंदा गायब, और कोशिश करेंगे सब टाइम पर क्लास में आ जाया करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।